मैं अपने पति के बगल में डरी सहमी सी खड़ी थी। दिल में खौफ और आशंकाएं लिए सारा तमाशा देख रही थी। मेरे ससुर के शब्द मेरे दिल और दिमाग पर कोड़ों की तरह बरस रहे थे, जैसे वो अपने बेटे से नहीं बल्कि मुझ पर अपनी नफरत निकाल रहे हों। मेरे पति रजत अपने पापा के सामने खामोश खड़े सब कुछ सुन रहे थे। मेरी सांसें थम सी गई थीं जब अचानक मेरे ससुर का हाथ बेमौके हवा में लहराता हुआ रजत के चेहरे पर तमाचे की तरह पड़ा। ये मंजर मेरे दिल को झकझोर कर रख गया था। रजत उस तमाचे के सदमे से पीछे की ओर हटे। वो खामोशी और बेबसी की तस्वीर बन सवालिया नजरों से अपने पिता को देखते रहे। फिर रजत ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। चलो सीमा, चलो यहाँ से। मैं बिना कुछ कहे उनके साथ चल पड़ी। हम दोनों ये बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि इस घर के दरवाजे अब हमारे लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं, और अब मुझ में इससे ज़्यादा बर्दाश्त करने की ताकत भी नहीं थी। मेरे माँ बाप को मेरी खुशियों से ज़्यादा खानदान वालों की बातों की परवाह है। अगर ये घर तुम्हारा नहीं है तो फिर अब मेरा भी नहीं रहेगा। हम दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं। मैं हैरत और उलझन में डूबकर रजत से पूछ बैठी, ये क्या कर रहे हैं आप? क्या आप सच में अपने माँ बाप को छोड़ देंगे? मेरी आवाज़ में अविश्वास और हैरानी थी। उन्होंने गुस्से से भरे अंदाज में कहा, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ तुम भी अब चुपचाप वही करो। ये सुनते ही मैंने अपने दिल को मजबूत किया और फिर उनके साथ दरवाजे की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगी। हमें इस तरह जाते देखकर रजत की माँ बेचैन हो गई और हिचकिचाहट के साथ बोली, रुक जाओ रजत, भगवान के लिए रुक जाओ। वो अपने पति की तरफ देखकर भीख मांगने लगी। आप इन लोगों को रोकते क्यों नहीं हैं? आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि मैं अपने इकलौते बेटे के बिना नहीं रह सकती हूँ। उनकी आवाज़ में बेटे से जुदा होने का डर साफ झलक रहा था, लेकिन रजत के पापा की आंखों में नफरत थी। उन्होंने कड़वे लहजे में जवाब दिया, क्या कह रही हो तुम? तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि इसने इस लड़की के साथ अपना मुंह काला किया है। अगर मैं इसे रोक लूंगा तो ये गले की हड्डी भी हमारे साथ ही अटक जाएगी। इससे बेहतर तो यही है कि ये गंदगी अपने साथ लेकर चला जाए। उसके शब्द मुझे घायल कर रहे थे। रजत का गुस्सा अपनी हदें पार कर चुका था। वो चीख कर बोला, पापा, ये मेरी पत्नी है, मेरी इज्जत है, कोई गंदगी नहीं है। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। फिर जैसे ही हम दोनों गेट के पास पहुंचे, उनकी माँ बेकरारी से अपने पति से बोली, वो तो नादान है, ना समझ है, उससे गलती हो गई है। लेकिन आप तो समझदार हैं ना, आप खुद अपने बेटे को खुद से कैसे अलग कर सकते हैं? भगवान के लिए उसे रोक लीजिए, वरना ये हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। रजत के पापा ने खामोशी से उनकी बात सुनी और फिर बोझिल कदमों से आगे बढ़कर रजत के कंधे पर हाथ रखा और ठंडे लहजे में बोले, तुम्हारी नादानी समझकर मैं माफ कर रहा हूँ। उम्मीद है कि बहुत जल्द तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी और तुम खुद इस लड़की को छोड़ दोगे। अब चलो अंदर, कोई तमाशा करने की जरूरत नहीं है। खानदान वाले क्या कहेंगे? रजत ने अपना कंधा पीछे कर लिया और बड़ी ही हिम्मत से जवाब दिया, पापा, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। मुझ पर कोई इल्जाम मत लगाइए। अगर आप हमें इस घर से निकाल भी देंगे तो भी मुझे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि मेरी मोहब्बत मेरे साथ है। ये सुनते ही उनके पिता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो नफरत भरी नजरों से मेरी तरफ देखते हुए बोले, हर गुनाहगार यही कहता है कि मैं बेगुनाह हूँ। तुम खुद को बहुत पाक साफ समझते हो। देखो तो सही, ये है तुम्हारी मोहब्बत। रजत की माँ आंखों में आंसू लिए रोते हुए आगे बढ़ी और अपने पति को पीछे हटाते हुए बोली, आप रहने दीजिए, मैं इसे खुद अंदर लेकर जाती हूँ। वह रजत के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी, बेटा, अपनी माँ की खातिर ही अंदर चलो, मुझे अपने इकलौते बेटे से अलग मत करो। ये मेरी तुमसे विनती है, मेरी मोहब्बत है, मेरी ममता है, बस मेरी खातिर रुक जाओ। रजत का चेहरा गुस्से से लाल था। उन्होंने अपनी माँ की तरफ देखा और कहा, मैं थूकता हूँ ऐसी छत पर जहाँ मेरे माँ बाप ही मुझे नफरत और गिरी हुई नज़रों से देखते हैं। बेशक मुझे गोली मार दीजिए, लेकिन जो काम हम दोनों ने मिलकर किया है उसका जिम्मेदार आप सिर्फ मेरी पत्नी को मत ठहराइए। हमने शादी की है, हम एक पवित्र बंधन में बंधे हैं और पापा हैं कि हम पर कीचड़ उछाल रहे हैं।
ये सुनकर उनकी माँ, जो आंखों में आंसू लिए खड़ी थीं, रोते हुए बोली, कौन है जो मेरे बेटे से छत का साया छीन ले? तुम चलो मेरे साथ मेरे बेटे। तुम्हारी खातिर मुझे सब कुछ मंजूर है। बाकी बातें बाद में देखेंगे, जब दिमाग ठंडा हो जाएगा। फिलहाल अंदर चलो। माँ की मिन्नतों और आंसुओं से रजत का गुस्सा कुछ कम हो गया था और वो घर के अंदर आ गए थे। मैं परेशानी और घबराहट के साथ उनके साथ खड़ी थी। मुझे अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। अगर रजत मुझे अपने माँ बाप की मर्जी के बिना शादी नहीं करते तो आज ये सब नहीं हो रहा होता। मेरी सास ने मुझसे कोई बात नहीं की थी। वो पूरी तरह मुझे नज़रअंदाज कर रही थी और रजत को ठंडा करने में लगी थी। कुछ देर बाद वो चली गई तो रजत मुझे लेकर अपने कमरे में आ गया था। आज मेरी सुहाग रात थी। एक ऐसी सुहाग रात जिसके बारे में मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था और ना ही मैंने कभी ये सोचा था कि अपनी शादी की पहली रात ही मुझे इस कदर शर्मिंदगी और बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा। हम दोनों ही बहुत ज़्यादा थके हुए और भूखे थे, लेकिन किसी ने हम दोनों से खाने तक का भी नहीं पूछा था। मेरी भूख तो वैसे ही उड़ चुकी थी और यही हाल रजत का भी था। रात के 11 बजे का वक्त हो रहा था। हम अपने बिस्तर पर लेटकर सोने की तैयारी कर रहे थे कि अचानक गेट के बाहर शोरगुल सुनाई देने लगा, जैसे कोई भारी भीड़ हमारे दरवाजे पर जमा हो गई हो। हम सब घबरा कर अपने कमरों से बाहर निकल आए। देखा कि गेट के बाहर लोगों का सैलाब उमड़ा पड़ा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इस वक्त गांव के लोग इस तरह अचानक यहाँ क्यों जमा हो गए थे। मेरे ससुर ने हालात की गंभीरता को समझते हुए तुरंत पुलिस को कॉल किया और शुक्र था कि पुलिस गेट खुलने से पहले ही पहुंच गई थी। गेट के बाहर हमारे गांव के लोग जमा थे। उनमें कुछ मेरे रिश्तेदार और चाचा वगैरह भी शामिल थे और रजत पर मुझे बहला फुसलाकर भगाने और जबरन शादी करने का इल्जाम लगा रहे थे, जैसे वो मुझे अगवा करके ले आए हों। ऐसा लग रहा था कि वो हमारे खून के प्यासे हो गए हैं। मैं बहुत अच्छे से जानती थी कि मेरे घर वालों को जल्दी ही इस बात का एहसास हो जाएगा कि मैं रजत के साथ भागी हूँ, लेकिन उन्हें इतनी जल्दी पता चल जाएगा इसका अंदाजा नहीं था। शायद गांव के बहुत से लोगों ने मुझे रजत के साथ जाते हुए देख लिया था। यही वजह रही होगी कि वो तुरंत मेरे पीछे चल पड़े। मेरे ससुर ने पुलिस के सामने साफ साफ कहा कि रजत और मैंने शादी की है, लेकिन भीड़ का चीखना चिल्लाना देखकर लग रहा था कि उन्हें हमारी शादी किसी भी हाल में मंजूर नहीं थी। पुलिस ने भीड़ को काबू में किया और हमें नुकसान पहुंचाने से रोक लिया। मैंने पुलिस के सामने स्पष्ट रूप से बयान दिया, मैं अपनी मर्जी से रजत के साथ यहाँ आई हूँ और हमने अपनी इच्छा से शादी की है। मेरी बात सुनकर मेरे रिश्तेदारों के चेहरे गुस्से से तमतमा उठे। उनकी नज़रें मुझे इस तरह घूर रही थीं जैसे मुझे खा जाएंगे। अब मुझे हालात की गंभीरता का पूरी तरह अंदाजा हो गया था। हमारा प्यार कोई एक दो दिन का नहीं था। हमारी मोहब्बत की नींव सालों पुरानी थी। हमारा रिश्ता हीर रांझा से कम नहीं था। जितना रजत मुझे चाहते थे उससे कहीं ज़्यादा मैं उन्हें चाहती थी, लेकिन ये जालिम समाज हमारी मोहब्बत में दीवार बन गया था। मैं गांव के एक कुम्हार की बेटी थी, जबकि रजत गांव के स्कूल में मास्टर के बेटे थे। उनका परिवार बाहर का था। जब रजत के पापा का इस गांव के स्कूल में ट्रांसफ़र हुआ तो वे सब यहाँ रहने आए। रजत ने मुझे पहली बार तब देखा था जब मैं अपने पापा के साथ मिट्टी से बने खिलौने और बर्तन बेच रही थी। उस वक्त हम दोनों ही काफ़ी कम उम्र के थे। हालांकि रजत मुझसे कुछ साल बड़ा था। मैं देखने में सुंदर और मासूम थी। वो मेरी तरफ देखकर हैरानी से बोला, इतनी खूबसूरत मिट्टी की चीज़ें क्या आपने बनाई हैं? मैंने सर हिलाकर जवाब दिया, हाँ, ये मेरी ही मेहनत है। क्या आप इन्हें खरीदेंगे? वो मुस्कुराया, नहीं, भला मैं क्या करूँगा इन चीज़ों का? मैंने जल्दी से कहा, आप इन्हें अपने बड़े से घर में सजा सकते हैं। किसी कोने या अलमारी में रखेंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे। वो ध्यान से मेरा चेहरा देखने लगा और फिर बोला, अभी तो मेरा कोई बड़ा सा घर नहीं है। जब होगा ना तो मैं इसे मिट्टी की चीज़ों से नहीं, पक्की और कीमती चीज़ों से सजाऊंगा। उसकी बात में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं लगी। मैं इधर उधर ग्राहकों की तलाश में लग गई थी।
मैं जल्दी से जल्दी वो सारा सामान बेच देना चाहती थी ताकि मेरे हाथ में कुछ पैसे आ जाएं और मैं अपनी मर्जी से कुछ पसंद का सामान खरीद सकूं। उसी दिन रजत ने मेरे पास से कुछ भी नहीं खरीदा था, मगर हाँ, वो अपना दिल जरूर हार बैठा था। मुझे मालूम नहीं था, मगर उस दिन के बाद मेरी मुलाकात इत्तेफाक से हर रोज ही रजत से होने लगी तो मेरे दिमाग की घंटी बजी। जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। मुझे ये बात समझ में ही नहीं आ रही थी कि रजत हर उस जगह कैसे मौजूद होता था जहां मैं जाती थी। शायद वो मेरा पीछा करता था। मास्टर के बेटे से इस कदर घटिया हरकत की मुझे उम्मीद नहीं थी। मैं गुस्से से भरी उसकी शिकायत उसके बाप से करने स्कूल में दाखिल हो गई थी। रजत ने मुझे स्कूल में जाते हुए देखा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। तुम कहाँ जा रही हो? क्या करने वाली हो? उसको अंदाजा तो हो ही गया था, इसलिए वो परेशानी से मुझसे पूछने लगा। मैं तुम्हारे पापा से मिलना चाहती हूँ। मैंने एक एक शब्द पर जोर देकर कहा तो वो बुरी तरह से घबरा गया। ऐसा मत करो, मैं तुम्हें कभी तुम्हारे आसपास दिखाई भी नहीं दूंगा, बल्कि तुम्हारी गली से भी नहीं गुजरूंगा। तुम्हारी गली तो क्या, मैं तो तुम्हारे मोहल्ले के आसपास भी नहीं भटकूंगा। वो इतनी तेजी से बोला कि मुझे हंसी आ गई। अगर तुम्हें अपने पापा का इतना ही डर था तो तुम पहले ही ऐसी हरकतें क्यों करते रहे हो? मैंने पूछा। वो सर झुकाकर बोला, बस क्या करूं, मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूं। तुम मुझे गलत मत समझो, मैंने कभी किसी लड़की का पीछा नहीं किया। वो तो तुम मुझे पसंद आ गई हो, इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे आने लगा था। उसने साफ साफ इकरार किया तो मेरी आंखें हैरानी से फैल गईं। मुझ में ऐसा क्या खास था कि मैं उसे पसंद आ गई थी? मैंने तो अभी मैट्रिक का इम्तिहान ही पास किया था, जबकि वो शायद किसी कॉलेज में पढ़ रहा था। हमारा गांव ज़्यादा विकसित नहीं था, हालांकि हमारे गांव में कॉलेज खुल चुका था और उसमें लड़कियां भी पढ़ने जाया करती थीं। मैंने भी पापा से जिद की थी कि मुझे भी कॉलेज में एडमिशन दिलवा दीजिए, मगर पापा का कहना था कि कॉलेज की इतनी फीस भरने से बेहतर है कि इस पैसे से वो मेरी शादी कर देंगे, और वही पैसा बचा बचा कर मेरे दहेज का सामान जोड़ रहे थे। जबकि मैं कॉलेज में आती जाती लड़कियों को हसरत भरी नजरों से देखा करती थी। वो सफेद ड्रेस में साफ सुथरी होकर कॉलेज जाया करती थी तो मेरा दिल भी मचल जाता था, मगर मैं खुद पर काबू रखे हुए थी। अब रजत के मुंह से अपने लिए पसंदगी का इजहार सुनकर मैं कुछ परेशान थी। रजत को वे लड़कियां क्यों पसंद नहीं आईं जो कॉलेज में आया जाया करती थी और पढ़ी लिखी भी थी, जबकि मैं तो एक साधारण सी लड़की थी। उस दिन मुझे लगा था कि रजत मुझे बेवकूफ बना रहा है। पता नहीं वो मुझसे क्या चाहता था। शायद वो सिर्फ मेरा साथ टाइम पास करना चाहता था। मुझे रजत की मोहब्बत पर यकीन तो नहीं आया था, मगर अपने बारे में उसके मुंह से प्यार का इजहार मुझे बुरा नहीं लगा था। बाद में भी वो मेरे पीछे पड़ा रहा तो धीरे धीरे मैं खुद भी उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई थी। अब भगवान जाने ये सब कैसे हुआ। फिर कुछ समय के बाद मुझे कॉलेज में एडमिशन लेने की इजाज़त दे दी गई थी तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मुझे लगता था कि शायद रजत ने पापा को इस काम के लिए राजी किया था, क्योंकि मैं उसे अक्सर पापा के साथ बैठे हुए देखती थी। वो पापा से साफ शब्दों में मेरे लिए अपनी पसंद का इजहार तो नहीं कर सका था, मगर उसने कोई न कोई बात पापा के कान में ऐसी जरूर डाली होगी कि पापा ने खुद ही मुझसे कह दिया था, अगर तुम कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती हो तो ले सकती हो। अंधा क्या चाहे दो आंखें, और मैं भी तो यही चाहती थी। मैंने तुरंत ही कॉलेज में एडमिशन ले लिया और हंसी खुशी कॉलेज जाने लगी। रजत के पापा का ट्रांसफर हो गया था तो वो उनके साथ वापस लौट गया। पूरे 2 साल तक मेरी उससे कोई मुलाकात नहीं हुई थी। मुझे वो याद तो था, मगर मैंने उसके बारे में ज्यादा सोचना छोड़ दिया था। वो एक परदेसी था और परदेसी के पीछे भागने का कोई फायदा नहीं था। हमारे खानदान में लड़कियों की शादी छोटी उम्र में ही कर दी जाती थी, मगर पापा मेरी शादी का नाम ही नहीं लेते थे। हमारे परिवार में लड़कियों को बहुत ज्यादा पढ़ने लिखने का रिवाज भी नहीं था। परिवार के लोग पापा का मजाक उड़ाते थे। इन्हें तो लगता है अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना है, मगर पापा को तो जैसे इसकी कोई परवाह ही नहीं थी। मैंने फिर ग्रेजुएशन का एग्जाम भी पास कर लिया था। तब एक दिन
रजत पापा से मिलने चला आया। तुम इसकी अमानत हो, पापा ने रजत को अपनी बाहों में भरकर कहा। तो मैं तो दंग ही रह गई थी। वो पापा से इस सिलसिले में पहले ही बात कर चुका था और पापा को उसके एक एक शब्द पर यकीन था। उसी दिन के बाद से मुझे रजत की मोहब्बत पर यकीन आ गया था, क्योंकि उसने मुझसे पहले पापा से अपने प्यार के बारे में सब कुछ बता दिया था। अब मेरा प्यार उसके लिए और बढ़ गया था और हमारी मोहब्बत परवान चढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे उसके प्यार पर मेरा भरोसा बढ़ा, तो हम फिर उस स्तर पर पहुंच गए थे कि उसने अपने मुंह से इजहार करने की जरूरत ही नहीं थी। मैं पहले ही जान चुकी थी कि वो अपने दिल में मेरी तस्वीर बसा चुका है। जब पापा को कोई ऐतराज नहीं था, तो भला मुझे फिर क्या ऐतराज हो सकता था। वो देखने में भी अच्छा भला शरीफ नौजवान था और अच्छे परिवार से उसका नाता था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि कई सालों से वो अपनी बात पर कायम था। इतना तो मुझे उसके बारे में अंदाजा हो गया था कि वो कोई छिचोरा किस्म का नौजवान नहीं था और ना ही वो लड़कियों के पीछे भागा फिरता था। मेरे दिल में उसके लिए एक खास जगह बन गई थी। सबसे बड़ी बात जिसने मुझे और ज़्यादा इम्प्रेस किया था, वो थी इज्जत जो वो मुझे हर पल देता था। मेरे पापा भले ही कुम्हार थे, पर वो खुले दिमाग और बड़े दिल के मालिक थे। अगर लड़का अपनी मर्जी से उनकी बेटी से शादी करना चाहता है, तो उनको इस बात पर कोई एतराज नहीं था। मगर पापा ने एक ही शर्त रखी थी, तुम अपने माँ बाप को लेकर आना, तो मैं इस रिश्ते को दिल से अपना लूंगा और अपनी बेटी तुम्हें सौंप दूंगा। पापा की बात सुनकर रजत कुछ चुप सा रह गया था। उसके पापा एक स्कूल में मास्टर थे, काफी सख्त मिजाज के इंसान। मैं भी बचपन में इसी स्कूल में पढ़ती रही थी, क्योंकि 5वीं क्लास तक उस स्कूल में लड़के और लड़कियां दोनों ही पढ़ाई करते थे और उसके बाद स्कूल अलग अलग हो जाते थे। मुझे बखूबी अंदाजा था कि रजत के पापा शादी के लिए शायद ही राजी होंगे, मगर रजत उन्हें मनाने की जिद में लगा हुआ था। और इसी दौरान फिर 2 साल और गुजर गए थे। इन 2 सालों के दौरान रजत वक्त बेवक्त चक्कर लगाता रहता था, मगर वो अपने पापा को नहीं मना पाया था। लेकिन फिर भी वो एक उम्मीद में था। कहता था ये रास्ता कठिन है, पर मैं मंजिल तक पहुंचने के बारे में सोचता हूँ और बस इसीलिए मेरी हिम्मत नहीं टूटती। वो पापा के सामने कहा करता और मैं उसकी हिम्मत बनने का दिखावा करती। उसके पापा को उसकी पसंद पर ऐतराज था। एक तो वो अपनी मर्जी से परिवार से बाहर शादी करना चाहता था, दूसरा शादी भी किसी अच्छे खानदान में नहीं बल्कि एक कुम्हार की लड़की से करना चाहता था। मैं उसके पापा के मान जाने के इंतजार में थी। मैं सारी जिंदगी भी उसका इंतजार कर सकती थी। मुझे ये भरोसा था कि वो जल्द ही अपने पापा को मना लेगा। पापा उठ जाइए, नाश्ता ठंडा हो जाएगा। मैं तीसरी बार अपने पापा को आवाज दे रही थी, मगर मेरे पापा बिल्कुल वैसे ही बिना किसी हरकत के पड़े रहे। रात को पापा की तबीयत कुछ खराब थी, इसलिए वो नींद की दवा खाकर सोए थे। वरना तो हमेशा ही ऐसा होता था कि वो मुझसे पहले ही सुबह उठ जाया करते थे। पापा के वजूद में कोई भी हलचल ना होते हुए देखकर मैं पापा के पास चली आई और उन्हें झंझोड़ डाला, मगर पापा ने बिल्कुल भी कोई हरकत नहीं की। ये देखकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मेरी आंखें दर्द से भर आईं, जबकि दिल गम से फटने लगा। मैं ये सोचना भी नहीं चाहती थी कि मेरे पापा चल बसे थे। पापा उठ जाइए, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैंने बेदर्दी से आंसू पोंछ डाले। कुछ नहीं हुआ है मेरे पापा को, वो अभी उठ जाएंगे। मैं खुद को तसल्ली देने लगी, मगर मेरी चीख पूरे घर में गूंज गई। पापा की अर्थी को उठा लिया गया तो मैं बुरी तरह से बेहाल हो गई थी। वो मुझे इतनी जल्दी क्यों छोड़ गए, इस बात का मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मेरा रजत से कोई भी संपर्क नहीं हो पाया था और ना ही कोई ऐसा साधन था जिससे मैं उसे ये खबर पहुंचा पाती। मेरी माँ का देहांत तो बहुत पहले ही हो गया था, जबकि अब मेरे पापा भी चल बसे थे। मैं अपने घर में अकेली नहीं रह सकती थी। रिश्तेदारों में से किसी को मेरे पास रुकना पड़ा। वक्त यूं ही गुजरता गया और पापा को गए काफी दिन हो गए थे। फिर रिश्तेदारों में से कुछ लोग कहने लगे, देखो यहाँ आकर रहना हमारे लिए मुश्किल है। अभी तो हम सब बड़ी बड़ी
रातों में तुम्हारे पास रुक रहे हैं, लेकिन आखिर ऐसा कब तक चलेगा? इसीलिए हम में से किसी एक के घर जाकर तो तुम्हें रहना ही होगा। फिर मेरे चाचा ने प्यार से पूछा, मेरी रानी बिटिया मेरे साथ घर चलेगी ना? तो मैं रोते हुए उनके कंधे से जा लगी। मैं अपने चाचा के घर चली आई थी। अपने पिता का घर छोड़ना कितना मुश्किल था, ये मुझे अब पता चला। रजत अब तक नहीं आया था, मगर मुझे भरोसा था कि जैसे ही वो मेरे घर के आसपास आएगा तो उसे खबर मिल ही जाएगी कि मैं अब कहाँ रह रही हूँ। कुछ दिन बाद रजत आया। मैं उसके सामने अपने भावनाओं को काबू किए बैठी थी। चाचा भी साथ में मौजूद थे। ऐसे में रजत से भला मैं क्या बात करती? वो चुपचाप अफसोस में बैठा रहा और कुछ देर में उठकर चल दिया। तो मैं किसी बहाने से उसके पीछे घर से निकल आई। मुझे पूरी उम्मीद थी कि वो मुझसे बात करना चाहता था और वो अभी भी मेरे इंतज़ार में बाहर मौजूद होगा। वो मुझे कुछ दूरी पर मिल गया। मेरे रिश्तेदार अब मुझे विदा करने की सोच रहे हैं। उन्हें लगता है कि मेरे गम को दूर करने का यही एक तरीका है। वैसे भी उनके मुताबिक पापा ने मेरी शादी में काफ़ी देर कर दी, वरना अब तक तो मैं अपने घर की हो चुकी होती, बाल बच्चों वाली होती, तो यूँ इस तरह से रो नहीं रही होती। मैंने जब अपने रिश्तेदारों की कही हुई बातें रजत तक पहुंचाईं, तो वो अफसोस से सर हिलाने लगा। तुम शादी करो, लेकिन मेरे साथ, और मेरे साथ चलो। उसकी बात सुनकर मैं चौंक गई। ऐसे, इस तरह और अचानक? देखो, मेरे माँ बाप इस शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। मैंने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की है, मगर वे साफ मना कर चुके हैं। अब उनसे इस मुद्दे पर बात करना बेकार है, और तुम्हारे रिश्तेदार भी इस बात पर नाराज हो जाएंगे कि जब लड़के के माँ बाप ही शादी के लिए तैयार नहीं हैं तो ऐसे लड़के के साथ वे अपनी बेटी की शादी क्यों करेंगे? उसकी सोच सही थी, क्योंकि मुझे भी पता था कि उन्हें इस बात पर भी ऐतराज होगा कि रजत हमारे परिवार या बिरादरी का नहीं था। लेकिन मुझे तो अपनी जिंदगी रजत के साथ ही गुजारनी थी। पापा खुद मेरा हाथ उसके हाथ में देना चाहते थे। फिर अब मुझे और इंतज़ार करने की क्या ज़रूरत थी? मैं उसके साथ शादी करने के लिए तैयार हो गई, उसके साथ चली आई। रजत शादी के बाद सबसे पहले मुझे अपने घर लेकर आया, मगर उसके माँ बाप को इस बात पर सख्त ऐतराज़ था कि रजत ने उनकी मर्जी के बिना शादी कर ली, वो भी एक ऐसी लड़की से जो उनके मुताबिक लायक नहीं थी। उन्होंने मेरे किरदार को लेकर भी बहुत सारी घटिया बातें कहीं। मैं शर्मिंदगी के साथ उसके पापा के शब्द सुन रही थी। रजत मेरे साथ वफादार था, इस बात पर मुझे कोई शक नहीं था, मगर मेरी वजह से वो अपने माँ बाप की नज़रों में बेइज्जत होकर रह गया था। उसके पापा ने साफ कह दिया, रजत के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। अगर वो इस घर में रहना चाहता है तो उसे तुम्हें छोड़ना होगा। मगर रजत ये शर्त मानने को तैयार नहीं था। वो किसी भी कीमत पर मुझे छोड़ना नहीं चाहता था। उसकी माँ ने ज़बरदस्ती रजत को घर से जाने से रोक लिया, लेकिन मेरे सास ससुर ने मुझे दिल से कभी अपनाया नहीं। सिर्फ रजत की खातिर वे मुझे अपने घर में बर्दाश्त कर रहे थे। उनकी ज़िंदगी में मेरी कोई अहमियत नहीं थी। ससुर जी तो मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहते थे। मेरे हाथ का बना खाना तक भी नहीं खाते थे। वो मुझे हर पल बेइज्जत करते, नीचा दिखाते, मगर वो मेरे बड़े थे और मेरे पति के माँ बाप थे। मेरे लिए भी उनका दर्जा माँ बाप जैसा ही था। इसलिए मैंने अपने होठों को सिल लिया था। मैंने कभी उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। रजत ने उनकी मर्जी के खिलाफ मुझसे शादी की थी, इससे उनका दिल दुखा था। इसलिए मैं समझती थी कि उन्हें अपना गुस्सा दिखाने का हक है। मुझे भरोसा था कि एक दिन अपनी सेवा और प्यार से मैं उनके दिल में अपनी जगह बना लूंगी। लेकिन उनके दिल में तो कुछ और ही चल रहा था। मुझे नहीं पता था कि वे रजत को मुझसे अलग करने के लिए कोई साजिश रचने वाले थे। उसी दिन मौसम काफ़ी खराब था। घर से लगा हुआ एक बहुत बड़ा बाग था, जिसमें घने पेड़ खड़े थे। ये एक सरकारी इलाका था, जिसमें मेरे ससुर को क्वार्टर मिला हुआ था। इसलिए वहाँ घर दूर दूर बने हुए थे और आबादी भी बहुत कम थी। रजत की मौजूदगी में वो खिड़की हमेशा खुली रहती थी। वहाँ से कमरे में ताज़ा और ठंडी हवा आती। मगर रजत किसी काम से शहर से बाहर गए हुए थे। मैंने खिड़की पूरी तरह बंद कर दी थी और उस पर पर्दा भी डाल दिया था।
फिर भी मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई खिड़की बार बार लगातार दस्तक दे रहा हो। दरअसल तेज बारिश हो चुकी थी और मैं जानती थी कि बारिश के थपेड़े खिड़की पर पड़ने से आवाज पैदा कर रहे थे। फिर भी मुझे डर लग रहा था। तूफानी बारिश, बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली की चमक मुझे हमेशा बहुत बुरी तरह से डरा देती थी। मैं उठकर कमरे से बाहर चली आई। मेरे सास ससुर सामने बरामदे में ही मौजूद थे और बरसती बारिश को देख रहे थे। मैं उनके करीब बैठ गई। मेरे ससुर ने काट खाने वाली नजरों से मुझे देखा और सास की तरफ देखकर कहने लगे, इसको बोलो अपने कमरे में जाए। मेरे सामने आकर ये कैसे बैठ गई है? कुछ शर्म है इसमें? मेरे ससुर की चढ़ती हुई आवाज सुनकर मेरी सास ने तुरंत ही मुझे कमरे में जाने का आदेश दिया। मुझे डर लग रहा है अंदर, मुझे कुछ देर के लिए यहाँ पर बैठने दीजिए, मैंने मिनती भरे अंदाज में कहा। तो मेरे ससुर गुस्से से बड़बड़ाते हुए कहने लगे, कितनी बेशरम और ढीठ लड़की है। सुन ले, हम तेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहते, चल निकल यहाँ से। उन्होंने लपक कर मेरी कलाई पकड़ ली और मुझे घसीटते हुए मेरे कमरे की तरफ बढ़ने लगे। छोड़िए मुझे, मैं अपनी कलाई छुड़वाने की कोशिश कर रही थी मगर उनकी पकड़ मजबूत थी। फिर वो एकदम अचानक रुककर बोले, यहाँ से ही क्या, बल्कि तुम इस घर से ही निकलो। तुम्हारा हमारे बेटे के बिना इस घर में क्या काम? जब वो आएगा तब तुम आना, तब तक जाओ यहाँ से। मेरे ससुर मुझे घसीटते हुए दरवाजे की तरफ ले जाने लगे। नहीं, मुझे छोड़ दीजिए, मैं उनके आगे भीख मांगने लगी थी। मेरी सास आगे बढ़ी। ये आप क्या कह रहे हैं? रजत को क्या जवाब देंगे हम लोग? वो परेशानी से बोली। उसको कह देना कि ये भाग गई किसी के साथ, जैसे उसके साथ भाग कर आई थी। मेरे ससुर ने कहा तो सास ने भी इस बात में सिर हिलाया। हाँ ठीक है, निकाल बाहर इसे। ये मनहूस लड़की हमारे सिर पर जबरदस्ती मर दी गई है और अब यहाँ पर बिना वजह बैठ गई है। रजत को तो मैं खुद ही समझा दूंगी, कम से कम इस चालाक औरत से जान तो छूटेगी। मेरे सास और ससुर ने मुझे तूफानी बारिश में घर से निकाल दिया। मैं भला कहाँ जाती, क्योंकि मैं यहाँ किसी को भी नहीं जानती थी। मैं एक तरफ चलने लगी। इस इलाके में मैंने कई घरों के दरवाजे खटखटाए कि रजत के आने तक किसी से मदद मांग सकूं, मगर किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। मैं कॉलोनी से निकलकर बस स्टॉप की तरफ चलने लगी ताकि बस में बैठकर वापस अपने चाचा के घर गांव जा सकूं। चाचा भी मुझसे नाराज थे। पता नहीं वहां पर भी मेरे साथ कैसा व्यवहार होना था, लेकिन फिलहाल मेरा कोई ठिकाना नहीं था। मुझे उम्मीद थी कि चाचा के घर ना सही, गांव में मुझे कहीं ना कहीं सहारा मिल जाएगा। मैं बस स्टैंड पर बैठकर बस का इंतजार करने लगी और जैसे ही एक बस आकर रुकी, मैं उसमें सवार हो गई। मुझे लगा था कि कुछ देर में और सवारियां भी आकर बैठ जाएंगी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ड्राइवर ने बस चलाई तो मैं हैरान हुई, क्योंकि पूरी बस खाली थी। शायद तूफानी बारिश की वजह से कोई और मुसाफिर नहीं आया था। मैं हिम्मत करके बस में बैठी रही। कुछ दूर जाकर एक सुनसान जगह पर ड्राइवर ने बस रोक दी। मैं चौंक कर सामने देखने लगी तो वहां दूर दूर तक कोई भी नहीं था। सड़क पर बस एक दो गाड़ियां ही गुजर रही थी। बस का ड्राइवर और कंडक्टर मुझे अजीब नज़रों से देख रहे थे और आपस में कुछ धीरे धीरे बात करने में व्यस्त थे। मैं दिल ही दिल में भगवान का नाम ले रही थी। डर के मारे मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। कंडक्टर ने बस का दरवाज़ा लॉक कर दिया। मैं फौरन उठकर पिछले दरवाजे की तरफ भागी ताकि वहां से बाहर निकल सकूं। अचानक मुझे सड़क के दूसरी तरफ अपने पति की गाड़ी गुजरती हुई दिखाई दी तो मैं चौंक गई। वो घर वापस आ रहे थे। वो पहली बार मुझे इस तरह से अकेला छोड़कर गए थे। जाते हुए भी वो मेरी तरफ से काफ़ी ज़्यादा फिक्र कर रहे थे। उन्हें अंदाज़ा था कि उनके पापा मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैंने उनको ज़ोर ज़ोर से आवाज़ दी, मगर मेरी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच सकती थी। इससे पहले कि मैं और ज़्यादा शोर मचाती, ड्राइवर ने मेरे मुंह पर जोर से हाथ रख दिया और फिर मुझे पीछे की तरफ घसीटने लगा। मैंने अपने आप को छुड़वाने की पूरी कोशिश की, मगर वे दो थे और मैं अकेली। उन्होंने मिलकर मुझे काबू कर लिया था। मैंने हाथ पैर मारने की कोशिश जारी रखी। मैं उनके काबू में नहीं आना चाहती थी। जब तक मैं कोशिश कर सकती थी तब तक मैंने ये लड़ाई लड़ने का इरादा कर लिया था।
मैं लगातार अपने भगवान को याद कर रही थी कि कुछ भी करके वही मुझे इस बात से निकाल सकते हैं। इस खींचातानी के दौरान मैंने अचानक ड्राइवर के पेट में लात मारी। वो लड़खड़ाकर पीछे की तरफ नीचे जा गिरा। कंडक्टर एक लम्हे को चौंका और ड्राइवर को उठाने की कोशिश में उसकी तरफ भागा, तो मैं तुरंत ही उठकर बस से नीचे उतरकर भागने लगी। उन्होंने अभी बस का पिछला दरवाजा लॉक नहीं किया था। मैं उसी रास्ते की तरफ भागी जहां मेरे पति की गाड़ी गई थी। मुझे पता था कि वो अब तक तो बहुत दूर निकल गए होंगे, मगर फिर भी मुझे और कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सड़क पर अभी भी एक दो गाड़ियां ही जा रही थीं। ड्राइवर और कंडक्टर कुछ दूर मेरे पीछे आए, मगर फिर वापस पलट गए। उन्हें अच्छे से पता था कि आगे अगर कोई गाड़ी वाला उन्हें देख कर रुक गया तो वे मुश्किल में पड़ सकते थे। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो अब वे मेरे पीछे नहीं थे, मगर मैं फिर भी दौड़ती रही। भागते भागते मेरी सांसें बुरी तरह से फूल गई थीं। टांगों में बहुत दर्द हो रहा था। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं यहीं जमीन पर फैल कर बैठ जाऊं। मेरे गले में कांटे चुभ रहे थे, मगर रुकने का सवाल ही नहीं उठता था। मैं लगातार दौड़ती हुई वापस अपने ससुराल पहुंच चुकी थी। मैं अपने पति के घर पहुंची तो मैंने दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दी। मुझे पूरा यकीन था कि मेरे पति घर में ही मौजूद हैं और अब वे मुझे सहारा और सुरक्षा जरूर देंगे। दरवाज़ा मेरी सास ने खोला। मुझे देखते ही उनकी आंखें हैरत से फैल गई थीं। शायद उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि मैं वापस चली जाऊंगी। फिर वो एकदम से शोर मचाने लगी और मुझे बुरा भला कहने लगी। कहाँ से आ रही है तू, अपना मुंह काला करके? तुझे शर्म नहीं आई इस तरह से तूफानी बारिश में गैर मर्द के साथ जाते हुए? वो सीने पीट पीट कर अपने आप की दुहाई दे रही थी। तूने तो हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। अपने पति की इज्जत का भी ख्याल नहीं किया तूने। मैं उन्हें हैरान नजरों से देख रही थी। मेरे तो खुद के ही होश उड़े हुए थे, इसीलिए मुझे उनकी कोई भी बात समझ में ही नहीं आ रही थी। मेरे कपड़े बारिश में भीग चुके थे और मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। रजत कहाँ है? मैंने चीख कर अपने पति के बारे में पूछा तो मेरी सास एकदम से गड़बड़ा गई। वो नहीं है घर पर, तू चली जा यहाँ से और अब दोबारा यहाँ मत आना। वो मुझे बाजू से पकड़कर दरवाजे से दूर ले आई। रजत कुछ दिनों तक वापस नहीं आएगा। उसका फोन आया था। अगर तेरे ससुर ने तुझे यहाँ पर देख लिया तो वो तुझे जान से मार डालेंगे। तू ऐसी तूफानी रात में अपनी इज्जत बचाकर तो वापस नहीं आ सकती। यकीनन तू लुटकर ही आई है। उन्होंने मेरी हालत का जायजा लेते हुए धीरे से कहा। मैंने कहा मैं कहीं से लुटकर नहीं आई हूँ, बल्कि अपनी इज्जत बचाकर आई हूँ। मेरी इज्जत इतनी सस्ती नहीं है कि यूं ही लुटा दूं। ऊंचे लोगों की इज्जत और जात का अच्छे से अंदाजा हो गया है मुझे। बड़े लोगों से तो छोटे लोग ही अच्छे हैं, जो ना अपने आप को बहुत बड़ा तीस मार खां समझते हैं और ना ही उनकी सोच दो कौड़ी की होती है, क्योंकि इंसान की सोच ही उसका चरित्र बनाती है। अंदाजा लगा लो कि तुम्हारे किरदार की क्या कीमत है। मैं गुस्से से चिल्लाकर बोली। अब ये सब मेरी बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था। एक तो मेरे पति की गैर मौजूदगी में तूफानी बारिश और रात के अंधेरे में मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया, और अब जब मैं अपनी जान और इज्जत दोनों बचाकर वापस आई थी तो ये औरत मुझे मेरे पति से मिलने नहीं देना चाहती थी, बल्कि मुझ पर तरह तरह के इल्जाम लगा रही थी। मेरे पति के माँ बाप होने का ये मतलब नहीं कि उनकी पत्नी के साथ जैसा मर्जी वैसा सुलूक करें। मेरी खामोशी और सीधेपन की फितरत की वजह से ही उनकी हिम्मत बढ़ चुकी थी। मैं चीख उठी तो मेरी सास हैरान रह गई। उनको शायद आज पता चला था कि मेरे मुंह में भी जुबान थी। वो एक दोगली औरत थी जो अपने मतलब की खातिर कभी भी गिरीट की तरह रंग बदल देती थी। अपने पति के सामने उनकी तरह रहती और बेटे के सामने ये ड्रामा करती थी कि वो दिल से उसकी शादी और पत्नी को अपना मान चुकी हैं और अपने बेटे की खुशी में खुश हैं। अपने बेटे के सामने वो मेरे साथ भी बहुत मीठी बन जाती थी और अच्छे तरीके से बात करती थी, जबकि उसकी गैर मौजूदगी में उनकी जुबान हर वक्त जहर उगलती रहती थी। अपनी बकवास बंद कर और चली जा यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा तेरे साथ। वो दबे लहजे में बोली और मुझे धक्का देकर पीछे हटाने की कोशिश की, लेकिन अब मैं किसी भी धमकी या रौब में आने वाली नहीं थी। मैं भागकर
दरवाजे के पास गई और अपने पति को चीख चीख कर आवाज़ें देने लगी। मुझे पता था कि वो घर वापस आ चुका था। मैं उसकी गाड़ी रास्ते में देख चुकी थी। मेरी सास मुझे रोकने की कोशिश करती रही और दरवाजे से हटा रही थी ताकि वो दरवाज़ा बंद कर सके, लेकिन मैंने दरवाजे पर दबाव डाले रखा था, इसीलिए वो दरवाज़ा बंद नहीं कर सकी। तभी मेरा पति परेशानी के आलम में भागता हुआ आया। उसके पीछे मेरे ससुर भी थे। मुझे देखकर मेरे पति के चेहरे पर सुकून फैल गया, लेकिन मेरे ससुर का गुस्से से बुरा हाल था। ये अब घर में क्यों यहाँ पर आ गई है? रात के इस पहर न जाने कहाँ से मुंह काला करके वापस लौटी है। ऐसी तूफानी बारिश में अपने कौन से यार से मिलने गई थी तू? ये शब्द थे या तलवारें जिन्होंने मुझे चीर कर रख दिया? मैंने जख्मी नजरों से अपने पति की तरफ देखा। ये औरत इस घर में अब नहीं रहेगी, वरना मैं अभी के अभी ये सारी गोलियां अपने सीने में उतार लूंगा। उन्होंने जेब से पिस्तौल निकाली और अपने सीने पर उसकी नोक रख ली। मैं ये नज़ारा देखकर दंग रह गई। रजत भी परेशान खड़ा था। पर पापा, उसने ऐसा क्या कर दिया है कि वो अंदर नहीं आ सकती? ये मेरी इज्जत है। रजत बेचारगी से बोले। इज्जत है नहीं, इज्जत थी। तू अभी के अभी इसको तलाक देकर निकाल दे। ये तेरी गैर मौजूदगी में किसी को बताए बिना शाम को घर से चली गई थी, पता नहीं कहाँ और किसके साथ वक्त गुजार कर अब ये आधी रात को यहाँ वापस आ रही है। इसका हुलिया देखकर तुझे क्या लगता है कि ये सुरक्षित और इज्जत के साथ वापस आई होगी? आधी रात को बाहर घूमते भेड़िए इसको यूं ही छोड़ देंगे? ये अपनी इज्जत तार तार करवा कर आई है। मैंने एक बार तेरी माँ के कहने पर इसको अपने घर में जगह दे दी थी, मगर अब नहीं दूंगा। मेरे ससुर ने चिल्लाकर ऐलान किया। मैं रजत की तरफ देखने लगी कि वो अब क्या फैसला करेंगे। तुम्हें किसने कहा था कि तुम आधी रात को यूं उठकर बाहर निकल जाओ? जब मैं घर पर नहीं था तो तुम क्यों नहीं थी घर पर? वो गुस्से से मुझे घूर कर बोले तो मैं दंग रह गई। मैं अपनी मर्जी से नहीं गई थी रजत, मुझे इन्हीं लोगों ने ही जबरदस्ती घर से निकाला था। मैंने अफसोस के साथ अपनी सफाई दी। मुझे नहीं पता था कि मुझे अपने पति को भी सफाई देनी पड़ेगी। देखो सीमा, मैं अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर तुम्हें अपनाया है और अपने घर में जगह भी दी है। तुम्हें कम से कम इतना तो ख्याल करना चाहिए कि तुम अपनी मनमर्जी कम करो और मेरे माँ बाप की बात मानो। मैं अब किस किस को यकीन दिलाता रहूंगा कि तुम्हारा दामन साफ है, जबकि मेरे माँ बाप को ही यकीन नहीं। रजत के शब्द मुझ पर बिजली बनकर गिरे थे। सुबह की रोशनी फैल चुकी थी। बेहतर होगा कि तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें तुम्हारे गांव छोड़ आता हूँ। तुम्हारा फैसला भी मैं जल्द ही कर दूंगा। रजत आगे बढ़कर मेरा हाथ पकड़कर मुझे घसीटते हुए गाड़ी की तरफ ले जाने लगे। मैं खुद ही चली जाऊंगी। मैं जो दम साधे उनके शब्द सुन रही थी और तेवर देख रही थी, उनका हाथ लगते ही विद्रोह में पीछे हट गई। मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है। मुझे जहाँ जाना होगा मैं खुद ही चली जाऊंगी। मैंने एक नज़र अपने सास ससुर के चेहरे पर डाली। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट साफ दिख रही थी। आखिरकार उन्हें अपने माँ बाप की बात पर ही भरोसा हुआ था, मुझ पर नहीं। मैं रोते हुए वहां से पलट गई। गली के नुक्कड़ पर मुड़ते हुए मैंने पलट कर देखा। मेरा पति अपने माँ बाप समेत दरवाजा बंद करके अंदर जा चुका था। मैं किसके पास वापस जाती? गांव वाले मुझे अपनाते नहीं। मेरे रिश्तेदार तो पहले ही मेरे खिलाफ थे। उन्हें लगता था कि मेरे बाप ने मेरी शादी की उम्र गुजार दी थी और मुझे पढ़ाई लिखाई करवा कर गलती की थी, जबकि मैंने शादी भी अपनी मर्जी से उनसे छुपकर दूसरी बिरादरी में कर ली थी। इसलिए अब वे लोग मेरे खिलाफ खड़े हो गए थे। शायद इस बार तो वे मुझे जान से ही मार देते। इस भरी दुनिया में मेरा कोई नहीं था। मैं किसके पास जाती? काश मेरे माँ बाप जिंदा होते तो मैं आज इस तरह बेइज्जत नहीं हो रही होती। मैं रोती हुई आगे बढ़ रही थी। मुझे अपने ठिकाने का कोई अता पता नहीं था। मुझे रजत से ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। हमारा कई सालों का साथ था, फिर भी उसने मुझ पर भरोसा नहीं किया और एक झटके में ही सब कुछ खत्म कर दिया। शायद अब उसे मेरा वजूद बोझ लगने लगा था और वो खुद मुझसे अपनी जान छुड़वाना चाहता था। मेरे हक में कौन बोल सकता था? पापा तो रही नहीं थे। मेरे रिश्तेदार मुझसे नाराज थे।
ऐसे में रजत और उसके घर वालों से कोई सवाल पूछने वाला नहीं था। मैं अपनी सोच में खोई हुई काफी दूर निकल आई। तभी मुझे अपने पीछे गाड़ी की आवाज सुनाई दी तो मैं रुक गई और पलटकर देखने लगी। वो रजत की गाड़ी थी। वो गाड़ी में बैठा मुझे अपने पास बुला रहा था। उसने गाड़ी मेरे पास रोकी और मुझे उसमें बैठने का इशारा किया। मैं उसकी गाड़ी में बैठने को तैयार नहीं थी, इसलिए मैं चुपचाप आगे बढ़ गई। वो गाड़ी से उतरकर मेरे पीछे आया और बोला, मेरी बात तो सुनो सीमा, रुक जाओ। मैं उसकी आवाज पर रुक गई। क्या अभी भी कुछ कहने को बाकी रह गया है? तो कह लो। सीमा, गाड़ी में बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। यहाँ बात नहीं हो सकती। मैं ठंडी सांस भरती हुई उसकी गाड़ी में बैठ गई। मेरे दिल को सबसे बड़ा जख्म तो वही दे चुका था, अब भला और कितना घायल करता। देखो सीमा, मुझे अंदाजा हो गया था मेरे माँ बाप तुम्हें कभी नहीं अपनाएंगे और तुम्हारी जिंदगी को नरक बना देंगे। उसने अपनी बात शुरू की तो मैं ध्यान से उसे सुनने लगी। मैंने तुम्हारे साथ उनका व्यवहार देखा था, उसमें किसी भी तरह की माफी की कोई गुंजाइश नहीं थी। जब मैंने तुमसे शादी करने का फैसला किया था तो मुझे पूरी उम्मीद थी कि मैं अपने माँ बाप को मना लूंगा, मगर उनका मानना मेरी उम्मीद से ज्यादा मुश्किल साबित हुआ। मैं पूरी कोशिश के बावजूद भी उनका दिल तुम्हारी तरफ से साफ नहीं कर सका। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। दरअसल मैं दूसरे शहर ऑफिस के काम के सिलसिले में नहीं गया था, बल्कि वहाँ अपने लिए एक नया घर देखने गया था। मैं वहाँ रहने का बंदोबस्त करके वापस आया और जब घर में तुम्हें ना पाकर बहुत परेशान हो गया था। जब मैंने मम्मी पापा से तुम्हारे बारे में पूछताछ की तो उन्होंने तुम पर कई सारे इल्जाम लगाए। मैं हैरान हो गया था उन्हें सुनकर। मुझे यकीन नहीं था कि वे इस हद तक गिर सकते हैं। मुझे अच्छी तरह से पता था कि तुम खुद घर छोड़कर नहीं गई थी, बल्कि उन्होंने ही तुम्हें घर से निकाला था। मुझे पता था कि तुम्हें ऐसे मौसम से बहुत डर लगता है, तो भला तुम ऐसी तूफानी बारिश में कैसे बाहर निकल सकती हो। वैसे भी मुझे तुम पर पूरा भरोसा था और अपने माँ बाप के बारे में भी मुझे अच्छी तरह अंदाजा था। मैंने सोचा अगर मैं तुम्हें उनके सामने रखने की कोशिश करता तो कहीं वे गुस्से में तुम पर गोली ही ना चला देते। बेटे पर गोली चलाने की हिम्मत तो उनमें नहीं थी, लेकिन इसीलिए मैंने तुम्हें वहां से निकालने का नाटक किया और कहा कि मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ, मगर असल में मैं तुम्हें लेकर यहाँ से चला जाना चाहता था। मैंने वहां शहर में रहने का बंदोबस्त किया है और अब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। हम वहां एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। मैं माँ पापा से यही कहूँगा कि मैंने तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ दिया है ताकि वे खुश रहें। मैं कुछ समय बाद उसी शहर में ट्रांसफर करवा लूंगा और फिर वहीं रहूंगा। जब मन करेगा माँ पापा से मिलने आता रहूंगा, क्योंकि अगर मैं सीधा कह देता कि मैं पत्नी को लेकर चला गया हूँ तो उन्हें बहुत गहरा दुख पहुंचता। रजत की बात सुनकर मैं बेचैनी से उनकी तरफ देखने लगी। मुझे भरोसा नहीं हो रहा था कि वो मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाएगा। मैं तो यही समझ रही थी कि उसने मुझे अपनी जिंदगी से निकाल फेंका है। क्या आप सच कह रहे हैं? मुझे आप पर भरोसा है, तो क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं था? तुमने ऐसा कैसे समझ लिया कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा कर सकता हूँ? उसकी बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गई। मुझे नहीं पता था कि सच्चाई क्या है। मुझे तो यही लगा कि शायद आपने भी मुझे धोखा दिया है। ऐसा नहीं है। उसने मेरे दोनों हाथ अपने हाथों में थाम लिए। मैं तुम्हें जिंदगी के किसी मोड़ पर भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। चाहे जितनी भी मुश्किलें आए, मैं तुम्हारे सामने ढाल बनकर खड़ा रहूंगा, उसने नरमी से कहा। उसके एक एक शब्द पर मुझे दिल से यकीन हो गया और मैं खुलकर मुस्कुरा उठी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।